लोग ने इसमें सुधार के लिए पहल की है। राजनीतिक दलों को आगे इस पर 7 फरवरी तक जवाब देना है। सियासी वादों में मुफ्तखोरी का ये चलन स्वस्थ लोकतंत्र के ढांचे के लिए कितना सही है, कितना गलत है, आज इसी पर चर्चा। तो मैनिफेस्टो ऑफ मुफ्तखोरी, ये स्थिति है। राजनीति में आजकल मुफ्तखोरी का दौर है। सियासत के तरीके बदले तो सियासी वादों की शक्ल भी बदल गई। आजादी के बाद से देश ने चुनावी वादों के कई रंग देखे हैं, लेकिन मौजूदा दौर सबसे अलग है, और इतना अलग है कि देश की सबसे बड़ी अदालत को इसे लेकर टिप्पणी करनी पड़ी। और अब चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है और राजनीतिक दलों से इस पर जवाब मांगा है। सवाल यह है कि सियासत की ये नई रवायत राजनीतिक माहौल को किस दिशा में ले जा रही है। एक बार फिर सबसे बड़े घमासान के लिए जमीन तैयार हो रही है। एक बार फिर सबसे बड़ी जंग में हर महारथी अपना सबसे धारदार हथियार आजमाने की कोशिश में है। ऐसे में चर्चा ये चल पड़ी है कि आखिर किसके वादों का रंग कितना चोखा होगा और किसके वादों का रंग सिर्फ धोखा होगा। दरअसल धोखे की सियासत का नाम ही है मुफ्तखोरी की सियासत, जिसका चलन आजकल कुछ ज्यादा ही तेज हो चुका है। विकास के चोले में लिपटे इन वादों की हकीकत तब समझ में आती है जब सत्ता पाने के बाद इन पर अमल शुरू होता है, और नतीजा हर बार यही कि जनता के हाथ कुछ नहीं आता। देश की आजादी के बाद राजनीति के रंग कई बार बदले हैं, कई बार मुद्दों की आंधी चली, कई बार आवाम से जुड़ी समस्याओं ने तख्तोताज हिलाए। कभी जेपी आंदोलन के जरिए सिंहासन खाली करो की जनता आती है का नारा बुलंद होता है, तो कभी मंडल कमंडल के जरिए सियासी आवाज बुलंद होती है, और एक झटके में राजनीतिक फलक पर नए नायक पैदा हो जाते हैं। कभी तिलक तराजू और तलवार के जुमले मशहूर होते हैं, तो कभी समाजवाद की गर्जना में तुष्टीकरण की आंच दिखने लगती है। लेकिन उपभोक्तावाद की चाशनी में लिपटे राजनीतिक दौर में अब वक्त की नजाकत को भांपकर मुद्दे तलाशे जाने लगे हैं। कम से कम बीते एक दशक में तो ऐसा ही हुआ है। साल 2006 में तमिलनाडु में डीएमके ने फ्री कलर टीवी बांटने का वादा किया, और सत्ता में आने के बाद 4000 करोड़ रुपए खर्च कर इस वादे को पूरा किया। सरकारी खजाने की इस रकम का समायोजन कैसे किया गया, ये अभी भी एक सवाल है। वहीं 2011 में जब जयललिता तमिलनाडु की सत्ता में आई तो मंगल सूत्र देने की शुरुआत हुई। साथ ही 10,200 करोड़ रुपए खर्च कर सूबे में 68 लाख लैपटॉप बांट दिए गए। हालिया गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मुफ्त घर देने का वादा किया, तो बीजेपी ने भी इसे लिस्ट में शामिल कर लिया। ओडिशा में नवीन पटनायक साहब ने फ्री मोबाइल बांट दिए, तो यूपी में अखिलेश यादव ने लैपटॉप और टैबलेट देने के वादों की ऐसी आंधी चलाई कि पहली बार एसपी पूर्ण बहुमत से सत्ता तक पहुंच गई। अब मुफ्त की चीजें भला किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन सियासत के काहिलपने की इस मिसाल को क्या वाकई जायज ठहराया जा सकता है? ये सवाल इसलिए भी कि जिन राज्यों में मुफ्तखोरी का ये सियासी फॉर्मूला चुनावी लिहाज से हिट रहा है, बाद में उन राज्यों में इसे लेकर सवाल भी उठे हैं। आर्थिक स्थिति का रोना भी रोया गया, और फिर केंद्र से इसके लिए फंड के नाम पर नई सियासत शुरू हो गई। वो केंद्र सरकार जो तरह तरह की सब्सिडी के नाम पर पहले से ही दुम दबाए बैठी है। तो सवाल ये कि फिर इन मुफ्त के वादों का हश्र क्या हुआ? भूखे पेट मोबाइल, कलर टीवी, लैपटॉप जैसी योजनाओं का क्या मतलब? बिना बिजली पानी के इसकी क्या अहमियत? जाहिर है तर्कवादियों के ये सवाल कठिन है, लिहाजा खुद को सबसे ईमानदार कहने वाली एक पार्टी ने बिजली पानी को लेकर ही खेल कर दिया। ये सत्ता के किले तोड़ के सत्ता जनता के हाथ में देने के लिए की थी दोस्तों। कहा बिजली का बिल आधा करेंगे और पानी मुफ्त करेंगे। वादे फिर हिट हुए, और जब हकीकत से सामना हुआ तो मुफ्त पानी का दायरा 666 लीटर रोज और बिजली का आधा दाम 400 यूनिट हर महीने पर सिमट गया। जनता एक बार फिर ठगी गई।
जुलाई 2013 में देश की सबसे बड़ी अदालत ने चुनावी मुफ्तखोरी के वादों पर चिंता जताई और चुनाव आयोग को इसके लिए दिशा निर्देश तैयार करने को कहा था। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने घोषणा पत्र में जनता को मुफ्त उपहार दिए जाने का वादा लोगों को प्रभावित कर सकता है और इससे निष्पक्ष चुनाव बाधित हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा जनता से टेलीविजन और लैपटॉप सहित अन्य मुफ्त उपहारों का वादा जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत एक भ्रष्ट परंपरा है। अब चुनाव आयोग ने इसके लिए गाइडलाइन बनाई है, जिसमें बड़े चुनावी वादे करने के साथ अब ये भी बताना होगा कि इसके लिए संसाधन कैसे और कहां से जुटाए जाएंगे। ऐसे में बीजेपी के पीएम प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के बुलेट ट्रेन और स्मार्ट सिटी की घोषणा पर सवाल पूछे जा सकते हैं, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सस्ती बिजली और ठेका कर्मचारियों को नियमित करने के वादे पर भी तलवार लटक सकती है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से मसौदा भेजकर 7 फरवरी तक जवाब मांगा है। चुनाव आयोग के मसौदे का जवाब देना सियासी जमात के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। फिर भी इंतजार तो रहेगा कि आखिर राजनीतिक धुरंधर आयोग के सामने कौन सी दलीलें पेश करते हैं। कहते हैं उम्मीदों की सवारी शेर की सवारी की तरह होती है। उम्मीदों की लहर पर सवार शख्स को खुद के सबसे ताकतवर होने का एहसास होता है, लेकिन शेर की पीठ और उम्मीदों की लहर से उतरना आसान नहीं होता और ये आत्मघाती हो सकता है। लेकिन शायद हमारी सियासत और सियासतदान इसे जानकर भी समझना नहीं चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खास मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं लखनऊ से। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव और आर्थिक विशेषज्ञ यशवीर त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। यशवीर त्यागी साहब, ये पहले बताइए कि ये जो इस तरह के वादे हुए हैं, क्या हरदम ये दलों के लिए तो लाभ का फायदा साबित हुए हैं, लाभ का सौदा साबित हुए हैं, लेकिन क्या जनता के लिए ये हमेशा नुकसानदेह ही रहे या कभी जनता को फायदा भी हुआ इस तरह के वादों से? नहीं, जैसे मुफ्त टेलीविजन बांटने हैं या मंगलसूत्र देना है या लैपटॉप बांटने की बात है, तो कहीं ना कहीं जिनको मिलता है उनको तो अच्छा लगता है जी, लेकिन दीर्घ काल में उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। जैसे उत्तर प्रदेश का हम उदाहरण लें, हम ये नहीं कह सकते कि मात्र लैपटॉप बांटने से जो हमारे विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आ जाएगा जी, या उनका स्किल लेवल बढ़ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में अच्छा लग सकता, लेकिन दीर्घ काल में उससे सूबे की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और जो सरकार का फाइनेंस है, जो वित्तीय स्रोत हैं, वो दूसरे और कामों के लिए नहीं रह जाते। जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको सरकार पूरा नहीं कर पाती और इस तरह के लोक लुभावन वायदों को पूरा करने में अपनी शक्ति और धन खर्च हो जाता उनका जी। और इधर हमने देखा अभी जो 4 राज्यों में चुनाव हुए, तो राजस्थान सरकार ने भी आने से पहले बहुत सारे चुनावी वायदे किए थे, मुफ्त दवाई और इस तरह की चीजों का, लेकिन वहां फिर भी कांग्रेस की हार हो गई। तो ये भी लगता है कि जनता भी अब थोड़ी समझदार हो रही है, वो भी ये भेद करना जानती है कि कौन सा वादा केवल चुनाव के लिए किया जा रहा है जी, और कौन सा वादा जो है वास्तविक रूप में उनको लाभ पहुंचाएगा जी। त्यागी साहब, तो ऐसा होता बहुत कम है। राव साहब, ये बताइए कि जनता अधिकतर इस तरह के वादों पर विश्वास ही कर लेती है और कई बार ठगे जाने के बावजूद जो सिलसिला है वो लगातार जारी दिखता है, ऐसा क्यों? हाँ जी, कई मायने में जनता ठगी तो जाती है जी। जैसे शुरुआत देखिए 1983 में एनटी रामाराव की तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश में शुरू किया था 1 रुपए में 2 सेर चावल जी, और वो 3/4 बहुमत से 9 महीने में उस पार्टी ने सरकार बना ली। एक चमत्कार हो गया राजनीति में जी। उसके बाद फिर तमिलनाडु में शुरू हो गया रुपए की 2 सेर चावल वाला। खैर वो तो बात समझ में आती, गरीबों को मिलता है चावल, अनाज वगैरह कुछ तो है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में या जो बाकी राज्यों में हो रहा है, कलर टीवी देंगे, हम लैपटॉप देंगे वगैरह, ये तो केवल सीमित संख्या में ही एक खास अनुपात लोगों को मिलता है जी। अब उत्तर प्रदेश के जहां 14 करोड़ वोटर हैं, वहां के अलग 10 लाख लैपटॉप बांट दिए तो ज्यादा प्रभाव थोड़ी पड़ेगा उससे, तो बात आप बनती नहीं। लेकिन आप जो कह रहे हैं अजीत सही कह रहे हैं
ये जो ठगे जाने वाली बात है, मुझे भी आश्चर्य होता है कि जनता अब परिपक्व हो रही है इतने 62 साल के चुनाव के बाद। वो क्यों बेवकूफ बनती है, क्यों मूर्ख बनना पसंद करती है, क्यों नहीं कोई पर्दाफाश करती, कहती है आप झूठ बोल रहे हैं, आप कहां से लाएंगे, बजट इतना है, पैसा कहां से लाएंगे आप। नहीं, इसमें दो बातें हैं, एक ये कि वादे पूरे हुए नहीं, और एक ये कि वादे अगर पूरे होते भी हैं तो जैसा त्यागी साहब का कहना है कि वो तात्कालिक फायदा भले ही दिखता हो जनता को, लेकिन वो दीर्घकालिक तौर पर उनका, पूरे राज्य का और आर्थिक रूप से ये चरमराने वाली, पूरी व्यवस्था को चरमराने वाली बात होती है। फिर आखिर इस सब का फायदा उठाकर केवल और केवल सत्ता में बना रहना ही उद्देश्य होता है राजनीतिक दलों का। इस पर लगाम लगाने के लिए जो कोशिश हो रही है, इस पर अगर बात करें, कहां से आएंगे अजीत? जी जी राव साहब। नहीं, तो वो अच्छी कोशिश है, क्योंकि आपने भी बताया कि जुलाई 2013 में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्देश दिया निर्वाचन आयोग को कि वो इस तरह की दिशा निर्देश जारी करें। क्योंकि देखिए, लीगली तो किसी को अपने मैनिफेस्टो में कोई वादा करने से रोका नहीं जा सकता। ये दिक्कत यही है त्यागी साहब की, जैसे साइकिल बांटने की बातें की हैं नीतीश जी ने बिहार में, या इस तरह की कुछ और चीजें, इनमें कैसे अंतर किया जाएगा कानूनी तौर पर कि कौन सा वादा सही है, कौन सा वादा गलत है? राजनीतिक दल तो इसे अपना हथियार बनाएंगे कि ऐसे में विकास ही बाधित होगा। फिर वो लोगों से अगर वादे न करें तो लोगों के पास जाएं क्या लेकर? नहीं, देखिए, अभी चुनाव आयोग ये कह रहा है कि उन्होंने 2-3 बातें कही हैं कि जो वायदे आप करें, जो आपने कहा एक शब्द दिया है मुफ्तखोरी का, कि उसमें ये बताएं कि इसका औचित्य क्या है और इसके लिए संसाधन कहां से जुटाए जाएंगे। दूसरी बात है, कोई भी वायदा ऐसा नहीं होना चाहिए जो संविधान के विपरीत हो। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जो हमारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो ये उन्होंने एक तरह से पैरामीटर निश्चित कर दिए हैं जिसके अंतर्गत जो है आपको अपने चुनावी वायदे करने हैं। तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोक आ जाए। इसे आम लोगों के समझने की भाषा में अगर इसे डाला जाए, ये जो 3 शर्तें आप बता रहे हैं, तो किस तरह से बता पाएंगे? जी, मेरी राय अजीत, सीधे सीधे ये धोखा है, घूसखोरी है, बरगलाने की बात है, मतदाताओं को भड़काने वाली बात है। कौन पार्टी कहां से पैसा लाएगी? केंद्र से पैसा लेके राज्य सरकार चलते हैं, केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी तो दिवाला निकल जाएगा। अब जैसे समाजवादी पेंशन स्कीम का हुआ है, समाजवादी एम्बुलेंस का हुआ है, केंद्र सरकार ने पैसा देने से इनकार कर दिया है। अब मुसीबत होगी, आर्थिक संकट पैदा हो रहा है यूपी में। तो ये भी गौर करना पड़ेगा यहाँ लोगों को कि अगर कोई दल इसकी व्यवस्था कर भी लेता है तो ये कितना जायज है त्यागी साहब? मेरे ख्याल से बिल्कुल ये नाजायज है, ये एक तरह का धोखा है। क्योंकि सामूहिक तौर पर जैसे जमीन का विकास हुआ या बिजली पानी सड़क हुई, ये तो समझ में आता है कि ये बहुजन हिताय बहुजन सुख है, कई लोगों को मिलेगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से चावल का या लैपटॉप का, ये सब मेरे ख्याल से बहुत गलत है। ये आचार संहिता के खिलाफ होगा, एक तरह की घूसखोरी होगी। ये आप मतदाताओं को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, और मेरे ख्याल से दंडनीय अपराध होना चाहिए इंडियन पिनल कोड में। हाँ, अगर जैसे मैंने कहा सामुदायिक रूप में बहुत बड़े पैमाने पे कि आपने कहा पूरे 100 गांवों को लोहिया गांव कर देंगे, हाँ, तो बात समझ में आती है, ठीक है। अदरवाइज मेरे ख्याल से अजीत ये प्योर एंड सिंपल शुद्ध हिंदी में ये घूसखोरी है। इसमें एक बात और भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि इससे कहीं ना कहीं लोगों में ये भावना घर करती जा रही है कि वो अपनी सब जरूरत के लिए सरकार पर आधारित हो जाएं। कि सरकार, माई बाप सरकार जो लोगों को दिखाई देती है कि चाहे उनके लिए पेंशन हो, चाहे दूसरी सुविधाएं हो, अपना आप कोई कार्य न करें। तो कहीं ये भी लगता है कि हमारी जनसंख्या को, जो बहुसंख्यक जनसंख्या को, ये एक तरह से अकर्मण्य भी बनाने की चेष्टा है कि वो सरकार पर पूरी तरह अवलंबित रहें, बल्कि उनका एम्पावरमेंट होना चाहिए, उनको सक्षम बनाया जाए जिससे वो अपनी आमदनी स्वतः बढ़ा सकें, बजाय इसके कि उनको मुफ्तखोरी के वायदे करें और उस पर सरकार धन का अपव्यय करे। इसमें यशवीर त्यागी जी, अगर इसमें एक एक उदाहरण को अगर देखा जाए तो उसे आप किस रूप में लेंगे? जैसे बालिकाओं को साइकिल बांटने की योजना थी बिहार में, जिस तरह से यहाँ लैपटॉप बांटने की योजना हुई। अगर कहीं कोई कहता है कि बिजली और पानी हम सस्ती दरों पर देंगे, गैस सिलेंडर सब्सिडाइज्ड अंत में देना पड़ रहा है यहाँ केंद्र सरकार को, तो इन सब में अंतर आप कैसे कर पाएंगे? कहीं अनाज मुफ्त में देने की बात होती है, इस पर भी बहस होती है। तो कौन से वादे सही होंगे, कौन से वादे गलत कहे जाएंगे? अंतर ऐसे कर सकते हैं
देखिए, जैसे बालिका की शिक्षा को बढ़ाना एक अच्छा उद्देश्य है जी। और अगर हमारे विद्यालय दूर हैं, विद्यालय पास नहीं बनाए गए गांव के या छोटे कस्बों के, तो अगर बालिकाओं को साइकिल देते हैं और उससे बालिकाओं का जो साक्षरता दर बढ़ती है, उनका स्कूल एनरोलमेंट बढ़ता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसे आपने लैपटॉप की बात की, उत्तर प्रदेश की स्थिति है, अभी 2012 में जो विद्यार्थी पास हुए इंटरमीडिएट में, केवल उनको लैपटॉप मिल पाया है। हाई स्कूल के विद्यार्थी को कोई टैबलेट नहीं मिला है। 2013 का भी इम्तिहान हो गया, उन विद्यार्थियों को कोई लैपटॉप नहीं मिला है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि इस स्कीम को लागू करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया गया। और हमारा उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। लैपटॉप तो विद्यार्थी स्वयं खरीद लेंगे अगर वो इस तरह के सक्षम बन जाएंगे। केवल लैपटॉप देने से स्कूलों में शिक्षक ना हो, भवन ना हो, इस तरह की बातें लगातार आई हैं सामने, जिनमें युवाओं ने अपनी बात रखी है। हम लोगों के पास भी कई युवाओं की बातें इस तरह की आती है जिसमें वो नकारते हैं कि हमें नहीं चाहिए इस तरह की चीजें, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए बेहतर शिक्षा। लेकिन आखिर अभी जो पहल की, अभी जो कवायद की है चुनाव आयोग ने, जिन 3 खांचों में आप बता रहे हैं कि बांटकर कैटेगराइज करने की कोशिश की है, उनसे सवाल पूछा है राजनीतिक दलों से, क्या वो बिल्कुल माकूल है? जी जी त्यागी जी। हाँ, देखिए, उसका असर अवश्य पड़ेगा अगर 2 बातें हो जाएं कि चुनाव आयोग एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दे और उसको ये भी अधिकार हो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके मैनिफेस्टो की वो समीक्षा कर सकें। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि हमने जो मानदंड बनाए हैं उन मानदंडों के विपरीत इनका मैनिफेस्टो में कोई चीज शामिल की गई है, तो उसको हटाने की उसको शक्ति होनी चाहिए। और दूसरी बात, इसके साथ साथ जो है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है और लोग, जागरूक लोग हैं, उनको लोगों को बताना चाहिए उसके बारे में कि इस तरह के वायदे जो हैं, लोक लुभावन वायदे जो हैं, लोगों के दीर्घकालिक हित में नहीं है। यानी लोगों को भी जागरूक करना होगा, कुछ मतदाताओं को, विशेष मतदाताओं को। जी हाँ, लेकिन राव साहब, इसमें एक बात और भी आएगी। क्या इसमें जातिगत आधार पर जो आरक्षण देने का भी जो पासा फेंका जाता है कि हम इन जातियों को, 17 जातियों को, 21 जातियों को हम ले आएंगे उस सूची में जिसमें उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा, क्या ये भी एक तरह का उसी तरह का प्रलोभन है, लालच है, जिस पर लगाम लगनी चाहिए? आरक्षण तो बिल्कुल ही चुनावी रणनीति का हिस्सा हो गया है, एक प्रकार का धोखा ही है। लोगों को बजाय इसके आर्थिक स्तर पर तय करें, इन लोगों ने जो जातिगत स्तर पर किया है वो सरासर लुभाने वाली बात है। यहाँ लेकिन एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी इस बार के चुनाव में अजीत, कि एक और जो बटन दबाने वाली बात थी, नन ऑफ द अबव, किसी को वोट नहीं देंगे ऊपर वाले को। जनता जो इन चुनावी नारों से नहीं भ्रमित होगी, नहीं भड़केगी, वो वही बटन दबा देगी और इसमें बड़े बड़े पार्टियां रह जाएंगी जो सोचती है कि झूठे वादे करके वोट पा लेंगे। अब जनता भी इतने चुनाव बाद परिपक्व हो गई है और मेरे ख्याल से इस प्रकार इस बार जो बटन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लग रहा है, नन ऑफ द अबव, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और देखिएगा काफी बड़े प्रतिशत में लोग नाराजगी, अपना आक्रोश जाहिर करेंगे मतदाताओं पर। साहब, अगर राजनीतिक इतिहास में नजर डालकर देखें, कौन कौन से दल हैं जो इसमें बहुत आगे दिखते हैं और कौन कौन से दल हैं जो अपनी स्वच्छता, निष्पक्षता इसमें बरकरार रखते हुए जान पड़ते हैं? क्या इसमें लेफ्ट पार्टियां कहीं और पार्टियों से, दूसरी पार्टियों से कुछ बेहतर स्थिति में है? राव साहब। अजीत, ये तो काजल की कोठी है। बंगाल से शुरू करें, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, क्या वादे नहीं किए थे उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए, मकान के लिए, क्या वादे नहीं किए 1977 से और कितने पूरे किए? सिवाय इसकी पार्टी काडर को फायदा हो जाए, ठेकेदारी मिल जाए सीपीएम के, उसी वजह से वो हारी वहां पार्टी और ममता बनर्जी आ गई। ये जो 30 साल तक झूठे वादे किए सीपीएम ने, इसीलिए वो हारे वो लोग। और बाकी जगह देखती और पार्टियों में, यूपी में क्या नहीं किया था, माइती ने क्या क्या वादे नहीं किए थे, यहाँ क्या हुआ? सिवाय लूटपाट की सरकार के 5 साल क्या चलते रहे यूपी में, किस प्रकार की बातें पूरी हुई? बिजली कहाँ है? आज भुगत रहे हम लोग बिजली का खामियाजा है यूपी में। और यही बात आप दिल्ली में देखिए, जहां आप रहते हैं, 15 साल तक पार्टी शासन करती रही और बिजली के दाम बेतहाशा बढ़ते रहे, प्राइवेट कंपनी उसको लूटपाट करती रही। आज जब ऑडिट होगा तो पता चल जाएगा, लेकिन आप पार्टी जो वादा किया वो भी पूरा नहीं कर पा रही है।
उसने भी दिखा दिया था सब्जबाग। आप उसने भी एक नया वादा किया और उस पर लोग फंसे भी। जी, अब लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। त्यागी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने एक बात कही थी कि अब आम लोग बहुत जागरूक महसूस कर रहे हैं, जागरूक होते हुए दिख रहे हैं और कुछ जगहों पर इसकी बानगी दिखी भी है। क्या ये ओवरऑल यानी पूरे देश में एक तरह से आपको दिखता है कि अब लोग या जो वोटर्स हैं वो जागरूक हो रहे हैं और इस बाबत जो लालच दिया जाता है उन्हें, उसमें वो फंसने के लिए कहीं से भी तैयार नहीं है? नहीं, देखिए, एक बात तो यह है कि कोई भी चुनाव केवल इस बात से हारा या जीता नहीं जाता कि किस पार्टी ने कुछ लोक लुभावन वायदे कर रखे हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो चुनाव में हार जीत का फैसला करते हैं। हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश में भी, जैसे राव साहब ने कहा कि पिछली सरकार के उससे भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त थे, तो लैपटॉप वितरण भी एक बात रही, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर था जिससे लोगों ने समाजवादी पार्टी को सत्ता में ले आए। अब इनसे मुंह भंग होगा तो कोई दूसरी पार्टी आएगी, तो इससे पार्टीज को एक सबक लेना चाहिए कि लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए काम करें और इस तरह के जो तात्कालिक लाभ के लिए लोक लुभावन वायदे किए जाते हैं, क्योंकि हमें यह देखना होगा कि पॉपुलर और पॉपुलिस्ट मेजर्स में एक तरह का अंतर करना होगा कि पॉपुलर मेजर लें जिनसे लोगों का कल्याण हो, लेकिन केवल मात्र एक वर्ग विशेष की सस्ती लोकप्रियता उठाने के लिए। और इसका मुख्य कारण है कि आज हमारी सरकारों में और पार्टीज में ये काम करने की क्षमता नहीं रही है कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए सोच सकें और उनका निराकरण कर सकें। जल्दी वो पाना निराकरण तो कर नहीं पाएंगे समस्याओं का, तो क्यों ना कुछ जल्दी में अपना हम लोगों को झूठे वायदे कर दें, कुछ लोग भ्रम में पड़ जाएं और हमें सत्ता में बने रहें या सत्ता में वापसी आ जाएं। तो धीरे धीरे जब लोग समझेंगे तो मेरे ख्याल से उनका मुंह भंग अवश्य होगा और राजनीतिक पार्टी भी जो है इस तरह के वायदे करने से बचेंगे। जी, राव साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं? कहना चाहूंगा जी, इस बार के चुनाव में अजीत जो भी मैनिफेस्टो हो, जो भी वादे हो, जो भी सब्जबाग दिखाए जाए, लेकिन मेरा आंकलन ये है एक राजनीति शास्त्र का छात्र होने के नाते कि सादगी पर वोट बहुत पड़ेंगे। जो पार्टी, जो नेता, जो उम्मीदवार जितनी सादगी से काम करेंगे, ईमानदारी दिखाएंगे, उनको ज्यादा व्यापक समर्थन मिलेगा। और मेरे ख्याल से एक धारा बह रही है पूरे देश में कि अब इन आडंबर ढोंग इसको हराओ और सादगी को वोट दो। और ये शुरुआत दिल्ली से भी, भले ही वो ज्यादा सफल न हो, लेकिन अब तो लोग महसूस कर रहे हैं ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये लंबे काफिले, ये व्यापक खर्चे, इतने पोस्टर्स, बड़ी रैली, इस पे अजित वो लोग देंगे। और निगरानी सेल बहुत बन गई है, कई स्वास्थ्य एनजीओ ने बना दिया निगरानी सेल, वो इसी मुद्दे को बनाएंगे, सादगी वाले को। हमें लगता है एक मायने में अच्छा ही होगा इस देश के लिए भी, लोकतंत्र के लिए। समय बहुत कम है। त्यागी जी, आपसे भी बहुत छोटा रिएक्शन चाहेंगे। क्या आपको भी लगता है कि पूरे देश में आम जनता अब इतनी जागरूक हो गई है कि अब इस तरह के झमेलों से वो बिल्कुल इसमें फंसने वाली नहीं है, निष्पक्ष तौर पर वो चुनेगी जिसे भी चुनेगी? हाँ, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चुनेगी और वो उसी पार्टी को वोट देगी, जैसे राव साहब भी कह रहे हैं कि आडंबर रहित हो और सच्चे वायदे करें, लोगों को वास्तविकता का एहसास हो कि ये वायदा पूरा किया जा सकता है। और पार्टी ये भी बताए कि इस वायदे को पूरा करने के लिए उनके विस्तृत कार्यक्रम क्या हैं। केवल नारों के रूप में वो अपने कार्यक्रम ना बताएं, बल्कि ये भी बताएं कि वास्तविक धरातल पर इसको कैसे लेकर जाएंगे। पार्टी इससे इसलिए बचती हैं, उन्हें लगता है कि अगर हम ये बताएंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी, कोई वर्ग विशेष नाराज हो जाएगा। खासकर जो काजल की कोठरी वाली बात उन्होंने कही है कि सभी दल ऐसा करते हैं, लेकिन अब ये चीजें उजागर ज्यादा हुई हैं। मीडिया का भी एक तरह से दबाव रहा है और लोगों तक बातें पहुंचाना और उनकी प्रतिक्रियाओं को भी दलों तक पहुंचाना, और इस सब के मार्फत एक माहौल जरूर बनाए। और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आम जनता इस तरह के वादों में, जो मुफ्तखोरी के वादे हैं, इसमें, इसके झांसे में वो नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका के विक्रम राव और यशवीर त्यागी, आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। तो आज इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। प्रायोजक है जगत रॉयल बासमती राइस, रॉयल्टी का एहसास।
करीना सेंट्यूरल। करीना सर्दियों में क्रेजी हो जाती है, हर जगह मॉइस्चराइजर लगाती है, यहाँ तक कि स्कैल्प पे भी। हेड एंड शोल्डर्स का 10 गुना ज्यादा मॉइस्चराइजर सर्दियों में ड्राइनेस मिटाए और स्कैल्प को रखे 100% तक डैंड्रफ फ्री हमेशा। सर्दियों में सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स। Eon, the future of LED lighting. Let's energize our savings with lower energy consumption. Eon LED lighting, energizing smiles. नया बजाज डिस्कवर 100M 100 सीसी 4 valve DTSI इंजन जो दे 9.3 PS पावर, मतलब पावर का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। साथ में डिस्क ब्रेक, मतलब सेफ्टी का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। 84 kmpl की माइलेज, मतलब माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है। नया बजाज डिस्कवर 100M, माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है। Are you having an affair? Start a road affair. MRF ZLO for confidence at high speeds. हमारी एंट्रियां दिल में बची घंटियां रे हमारी एंट्रियां दिल में बची घंटियां रे। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छोड़ाते। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन। ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। अपडेट एट 9, मैं हूं अजीत। शुरुआत करेंगे नॉन स्टॉप खबरों के साथ। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने मेरठ में विजय शंखनाद रैली में कहा कि पश्चिमी यूपी में विकास नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही कहा कि एसपी बीएसपी के झगड़े में यूपी का हाल बेहाल हुआ है। नरेंद्र मोदी ने मेरठ रैली में सोनिया गांधी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सत्ता जहर है तो अब तक सबसे ज्यादा जहर कांग्रेस ने चखा है। हरियाणा के पानीपत में मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के रोड शो के दौरान युवक ने उनको थप्पड़ मारा। सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि 10 दिन में कांग्रेस से सीट बंटवारे का मसला सुलझ जाएगा। साथ ही कहा कि प्रफुल्ल पटेल ने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और सीपीआई के बीच चुनावी गठबंधन हुआ है। दोनों मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जयललिता ने तमिलनाडु और पुडुचेरी की सभी 40 सीटों पर जीत का दावा किया है। डीएमके के अध्यक्ष करुणानिधि ने अस्पताल जाकर बेटी कनिमोई का हाल पूछा। फूड पॉइजनिंग से तबीयत बिगड़ने के बाद कनिमोई को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। यूपीए सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को चुनावी तोहफा देने की तैयारी में। महंगाई भत्ता 10% बढ़ सकता है। 50 लाख कर्मचारी और 30 लाख पेंशनधारियों को इसका फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर और इंदौर में गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में अलग अलग रंगों और खुशबुओं से भरे गुलाबों को रखा गया है। कानपुर जू में एक और किलकारी गूंजी है। यहां हिप्पो के जोड़े ने एक बच्चे को जन्म दिया है। इस हिप्पो परिवार के लिए 2 करोड़ की लागत से शीशे का घर बनवाया जाएगा, जो देश में इस तरह का पहला घर होगा। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 10 सेकंड में 380 फीट ऊंची इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 950 किलोग्राम विस्फोटक के इस्तेमाल से 42 साल पुरानी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग को गिराया गया है। और आइए अब देखते हैं कुछ अहम खबरों को विस्तार से। बगावत और मनमुटाव की खबरें भला किस पार्टी में नहीं आती।
लेकिन अगर किसी नई नवेली पार्टी के गठन के बाद ही उसमें एक एक कर नेताओं के बगावती तेवर नजर आए तो आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी इन दिनों मुश्किलों के ऐसी ही भंवर में फंसी हुई है और अब तो पार्टी के संस्थापकों में से एक शख्स ने पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।